हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइम डोमेन एनालिसिस फर्स्ट ऑर्डर आरसी सर्किट के लिए, जिसमें हम पढ़ेंगे डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के बारे में। इसके जस्ट पिछले वीडियो में हमने चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का टाइम डोमेन एनालिसिस किया था। इस वीडियो में हम टाइम डोमेन एनालिसिस ही करने वाले हैं, लेकिन डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के लिए। So I hope you are ready with your pen and paper. So without wasting much time, let us start this video. तो सबसे पहले तो हम मतलब समझ लेते हैं कि आरसी सर्किट यानी क्या। तो आरसी सर्किट यानी ऐसा सर्किट जिसमें एक कैपेसिटर हो और एक रेजिस्टर हो, जिसे हम आरसी सर्किट बोल देंगे। तो आरसी सर्किट यानी क्या? द सर्किट इन विच रेजिस्टर एंड कैपेसिटर्स आर यूज्ड कॉल्ड एज आरसी सर्किट। अब फर्स्ट ऑर्डर सर्किट यानी क्या? तो फर्स्ट ऑर्डर यानी ऐसा सर्किट जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही डिवाइस हो। अब यहाँ पे हमने दो डिवाइस बना के रखे हैं, इसको हम फर्स्ट ऑर्डर सर्किट बोल देंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों डिवाइसेस में से कैपेसिटर जो है वही तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करेगा, रजिस्टर तो स्टोर करेगा नहीं, वो तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को खत्म कर देगा, उसको बर्बाद कर देगा। तो कैपेसिटर क्या करता है? कैपेसिटर इसकी ये प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज को स्टोर करेगा, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज को स्टोर करेगा। यानी कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो चार्ज के फॉर्म में इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है। तो यहाँ पे एक ही डिवाइस हमने लिया है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, और ऐसे सर्किट को हम फर्स्ट ऑर्डर सर्किट बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर सर्किट यानी क्या? सच सर्किट इन विच ओनली सिंगल एनर्जी स्टोर डिवाइस इज यूज्ड कॉल्ड एज फर्स्ट ऑर्डर सर्किट। तो फर्स्ट ऑर्डर आरसी सर्किट का मतलब क्लियर हो चुका होगा। अब हम समझ लेते हैं कि डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर यानी क्या। तो मान के चलते हैं कि कोई एक t बराबर 0 टाइम पे हमने फुल्ली चार्ज कैपेसिटर को रेजिस्टर के साथ कनेक्ट किया। फुल्ली चार्ज कैपेसिटर यानी क्या? ये जो प्लेट्स है उस पे चार्ज का वैल्यू मैक्सिमम होगा, जिसे हम QM बोल देंगे या Q0 बोल देंगे। यानी t बराबर 0 टाइम पे हम बोल देंगे चार्ज का वैल्यू कितना है? मैक्सिमम है, Q बराबर Q0 है। वही लाइन यहाँ पे लिखी है, t बराबर 0 टाइम में चार्ज का वैल्यू कितना है? मैक्सिमम, यानी कि Q0 के बराबर है या QM के बराबर है, कोई भी नोटेशन हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, t बराबर t टाइम हुआ सपोज, तब क्या होगा? ये प्लस है यहाँ पे चार्ज, तो यहाँ से प्लस टर्मिनल नेगेटिव, यहां से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ऐसे करके कुछ रेजिस्टर में से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। करंट फ्लो हुआ यानी चार्ज का वैल्यू कम होता जाएगा। अब मैक्सिमम चार्ज रहा नहीं है t बराबर t टाइम पे, अब इसका वैल्यू q के बराबर हो गया है। तो वही लाइन लिखी है, t बराबर t पे समय बीता तो चार्ज का वैल्यू मैक्सिमम से कम होके कुछ q हो गया। अब अनंत समय के बाद यानी इनफाइनाइट टाइम के बाद क्या होगा? सारा का सारा चार्ज क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा, करंट फ्लो हो जाएगा, सारा का सारा चार्ज डिस्चार्ज हो गया, करंट 0 हो गया। यानी t बराबर इनफाइनाइट टाइम पे कुछ भी करंट फ्लो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज है वो सारे के सारे निकल जाएंगे करंट के फॉर्म में। ठीक है। यानी t बराबर इनफाइनाइट टाइम पे चार्ज कैसा हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इनिशियली मैक्सिमम चार्ज था कैपेसिटर के पास, जैसे जैसे समय बीतता गया चार्ज का वैल्यू कम होता गया, और t बराबर इनफाइनाइट टाइम पे चार्ज का वैल्यू 0 हो गया। यानी जो हमारा कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज हो गया है। तो ये फिनोमिना को क्या बोलते हैं? डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर हम बोलते हैं। अब हम समझ लेते हैं टाइम डोमेन एनालिसिस यानी क्या। टाइम डोमेन एनालिसिस यानी कि समय के साथ चार्ज का वैल्यू क्या हो रहा है, चार्ज के साथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, करंट का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, और पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, उसकी जो हम स्टडी करते हैं वो स्टडी को हम टाइम डोमेन एनालिसिस बोलते हैं। जैसे कि अगर हम चार्ज की बात करें, चार्ज क्या होगा? समय के साथ हमने अभी देखा घट रहा है, कितना घट रहा है उसका इक्वेशन ढूंढेंगे, उसको बोल देंगे टाइम डोमेन एनालिसिस हम कर रहे हैं। समय के साथ हम एनालाइज कर रहे हैं चार्ज का वैल्यू कैसा हो रहा है जो कि घट रहा है। ठीक है। बाद में हम बात करेंगे कि करंट का वैल्यू समय के साथ क्या होगा। करंट के साथ तो करंट बट ऑब्वियस है, चार्ज जैसे जैसे कम होगा, यहाँ पे देखा ना t बराबर 0 पे मैक्सिमम चार्ज था, फिर t बराबर t पे चार्ज कम हुआ, फिर t बराबर इनफाइनाइट पे चार्ज 0 हो गया। अगर चार्ज 0 हो गया तो करंट का इक्वेशन हमें पता है, dq बाई dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अगर चार्ज 0 हो गया तो करंट भी 0 हो जाएगा। यानी t बराबर इनफाइनाइट पे करंट भी 0 हो गया, t बराबर 0 पे करंट मैक्सिमम था, यानी समय के साथ करंट का वैल्यू भी डिक्रीज हो रहा है। किसमें? जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है तब। ठीक है। अब
कैसे वो डिस्चार्ज होगा, कौन से मैनर में डिस्चार्ज होगा, उसका इक्वेशन क्या आएगा वो हम ढूंढेंगे, जिसको बोल देंगे टाइम डोमेन एनालिसिस। उसी तरीके से पोटेंशियल की बात करें कैपेसिटर के, तो पोटेंशियल कैसा होगा, पोटेंशियल भी डिक्रीज कर जाएगा। पोटेंशियल कैसे डिक्रीज करेगा, तो हमने एक इक्वेशन पढ़ा था बेसिक्स वीडियो में, कैपेसिटेंस यानी क्या, कितना चार्ज स्टोर हो रहा है पर यूनिट पोटेंशियल। ठीक है, हमें क्या ढूंढना है, V पोटेंशियल, V का वैल्यू क्या हो जाएगा, Q बाय C। ठीक है, अब V का वैल्यू Q बाई C हो गया तो हम बोल देंगे T बराबर 0 टाइम पे इनिशियली जब फुल्ली चार्ज था तब वैल्यू कितना होगा पोटेंशियल का, वैल्यू होगा QM। ठीक है, QM या Q नॉट बाई C। T बराबर 0 टाइम पे मैक्सिमम चार्ज है, इसलिए T बराबर 0 पे क्या हो जाएगा, चार्ज 0 हो गया, चार्ज 0 हो गया तो T बराबर इनफाइनाइट टाइम पे चार्ज का वैल्यू 0 रखो तो 0 आंसर आ गया। यानी पोटेंशियल QM बाई C से घट के 0 हो रहा है, तो पोटेंशियल भी घट रहा है। कौन से मैनर में घट रहा है, उसका इक्वेशन क्या है वो हम पता लगाएंगे, जिसको बोल देंगे टाइम डोमेन एनालिसिस। तो आई होप टाइम डोमेन एनालिसिस क्या है वो भी समझ में आ चुका होगा। यानी समय के साथ करंट अपना चार्ज और पोटेंशियल किस तरीके से बिहेव कर रहा है उसकी स्टडी को हम टाइम डोमेन एनालिसिस बोल देंगे। तो वही लिखा है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ स्टडी कर रहे हैं हम किसकी, चार्ज की, करंट की और पोटेंशियल की, जिसको हम टाइम डोमेन एनालिसिस बोल देंगे। एग्जाम में ये टॉपिक पूछा जाता है तो ये 3 ही इक्वेशन डिराइव करके आने हैं जो अभी हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम चार्ज का इक्वेशन डिराइव करेंगे, कैसे चार्ज घट रहा है, कैसे करंट घट रहा है बाद में, और कैसे पोटेंशियल घट रहा है। तो कैसे शुरुआत करेंगे चार्ज ढूंढने की, तो उसके लिए ये जो हमारा सर्किट डायग्राम है इसमें सिंपल सा ओम्स लॉ लगा देंगे, V बराबर IR। ठीक है, और उस पे से हमें चार्ज का इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, I को सब्जेक्ट बना देंगे, V बाय R करेंगे, यहाँ पे V पोटेंशियल सिर्फ और सिर्फ इसका ही लेना है। अगर याद हो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में उसमें बैटरी भी थी तो बैटरी का पोटेंशियल माइनस इसका पोटेंशियल करते थे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसका ही पोटेंशियल लेना है जो किसके बराबर होगा, Q बाई C के बराबर होगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले चार्ज ढूंढने की। तो ओम्स लगा देते हैं, V बराबर IR लगा दिया। ठीक है, I इज इक्वल्स टू V बाई R हो गया, क्यों I रखा, क्योंकि I पे से हमें चार्ज मिल जाएगा, कैसे देख लेंगे। ठीक है, अब I की जगह हम क्या लिख सकते हैं, I की जगह अभी हमने देखा dq बाई dt लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम नेगेटिव साइन लगाएंगे। क्यों नेगेटिव साइन लगाएंगे, क्योंकि हमें करंट का इक्वेशन मालूम है, I इज इक्वल्स टू dq बाई dt। यहाँ पे कैपेसिटर क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, यानी चार्ज घट रहा है, चार्ज घट रहा है यानी कि नेगेटिव साइन हम लगा देंगे। नेगेटिव साइन क्या बताता है, समय के साथ चार्ज घट रहा है, इसलिए I की जगह माइनस dq बाई dt हमने लिख लिया। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। अब पोटेंशियल कितना था, अभी हमने देखा यहाँ पे पोटेंशियल कैपेसिटर का Q बाई C के बराबर है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे पोटेंशियल क्या है, Q बाई C है और डिवाइडेड बाई R, तो यहाँ पे R लिख लेंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, Q वाली टर्म को साथ में कर देते हैं तो ये dq नीचे आ जाएगा, सो यहाँ पे लिख लेंगे dq बाई Q इज इक्वल्स टू माइनस, नेगेटिव साइन वहां पे भेज दिया, ऊपर जाएगा dt बाई CR। सो आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। हमें तो चार्ज चाहिए, ये तो छोटा सा चार्ज है, ऐसे छोटे छोटे चार्ज को इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल चार्ज मिल जाएगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं, dq बाई Q इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ dt बाई CR। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, dx बाई x इंटीग्रेशन, याद हो तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx ऐसा कुछ पढ़ा था हमने, क्या होता था इसका, ln x होता था, इसका क्या होगा, ln q होगा। अच्छा, अब इससे पहले इंटीग्रेशन करने से पहले लिमिट्स इंपॉर्टेंट है, लिमिट्स कैसे लगाएंगे, यहाँ पे टाइम वेरी कर रहा है तो बोलेंगे t बराबर 0 टाइम पे कैपेसिटर फुल्ली चार्ज था तो कैपेसिटर पे चार्ज का वैल्यू कितना था, qm या फिर q नॉट, जो भी नोटेशन लगाना है। अच्छा, बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, t बराबर t हो गया टाइम, तब इसका वैल्यू q नॉट से कितना हो गया, q हो गया। t बराबर इनफाइनाइट पे 0 हो जाता है, लेकिन t टाइम पे कितना हो गया, q के बराबर हो गया। ये भी बात समझ में आ गई। 1 अपॉन q का ln q कर देंगे, तो यहाँ पे 1 अपॉन q का हमने कर दिया ln q, लिमिट्स लगा दी q नॉट और यहाँ पे q विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे नेगेटिव साइन, c और r कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर, इंटीग्रेशन किसका होगा, 1 dt का होगा, 0 से लेके t। ठीक है, अब यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो लिखेंगे ln, पहले अपर लिमिट लिखेंगे q की जगह q माइनस लोअर लिमिट q की जगह q नॉट विच इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन CR। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, कितना होगा, 1 dt का t होगा, तो यहाँ पे कर देते हैं t 0 से लेके t। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसको थोड़ा सा ये साइड ले लेते हैं, आगे बढ़ लेते हैं।
स्क्रीनशॉट आप लोग लेते जाना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये क्या है हमारा ln q माइनस ln q नॉट। अब हमने एक रूल पढ़ा था, याद हो तो मैथ्स में बेसिक सा रूल, ln a प्लस ln b होता है, तो क्या लिखते हैं ln a इंटू बी, और अगर ln a माइनस ln b है तो क्या लिखेंगे ln a बाई b। तो ये क्या है हमारा माइनस वाला है तो डिवाइड में कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे ln क्या है हमारा q, तो ln q बाई में ln q नॉट, ठीक है। ऐसा ही कुछ हमने किया है। अच्छा, विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, टी की जगह टी, माइनस टी की जगह 0 यानी टी बचा, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन टी डिवाइडेड बाई सी आर, ठीक है। तो ये इसका यहाँ पे स्टेप हमने लिख दिया। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, टी बाई सी आर। अब हमें तो चार्ज का वैल्यू क्यू चाहिए, तो उसके लिए हम दोनों साइड ln ले लेंगे, ठीक है। ln लेने पर क्या होगा, ln से ln हट जाएगा तो q बाई क्यू नॉट आ जाएगा, और यहाँ पे ln लेंगे तो e की पावर में चला जाएगा t बाई सी आर, ठीक है। सिंपल सा मैथ्स रूल अप्लाई कर रहे हैं। हमें चार्ज चाहिए तो लिख लेंगे चार्ज q, ये वाला चार्ज q इज इक्वल टू क्यू नॉट, वहां चला जाएगा, ये e की पावर में माइनस टी बाई सी आर आ जाएगा। यानी ये रहा हमारा किसका इक्वेशन, चार्ज का इक्वेशन। ऐसे चार्ज कैसे क्या होगा, घटेगा, ठीक है। ये इक्वेशन को हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि t बराबर 0 पे चार्ज का वैल्यू क्या हमने लिया था, q नॉट, ठीक है। और t बराबर इनफाइनाइट पे कितना होगा, चार्ज का वैल्यू 0, ठीक है। डिस्चार्ज हो रहा है यानी घट रहा है। अच्छा, ये कैसे चेक करेंगे, ये इक्वेशन में हम t की जगह क्या रखेंगे, इनफाइनाइट रखेंगे, और t की जगह इनफाइनाइट रखने पर हमें चार्ज का वैल्यू कितना मिलना चाहिए, 0, यानी कि चार्ज का वैल्यू घट रहा है। तो t की जगह इनफाइनाइट रखेंगे तो खाली ये वाला टर्म, इसकी बात कर रहा हूँ, e का पावर क्या हो जाएगा, t की जगह इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट, बाकी का तो समझ लेंगे एज इट इज। ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन e की पावर इनफाइनाइट, ये क्या हो जाएगा e की पावर इनफाइनाइट 1 अपॉन इनफाइनाइट कितना, 0, यानी ये पूरा टर्म किसके बराबर आ चुका है, 0 के बराबर। 0 मल्टीप्लाई विथ क्यू नॉट कितना हो जाएगा, 0, यानी चार्ज का वैल्यू कितना आ गया, 0, यानी डिस्चार्ज हो रहा है। आई होप बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो ये रहा हमारा चार्ज का इक्वेशन, घट रहा है चार्ज समय के साथ, तो इसका हम डायग्राम एक बना देंगे। तो यहाँ पे हम ले लेंगे चार्ज q, यहाँ पे ले लिया टाइम t, ये हो गया हमारा मैक्सिमम चार्ज q नॉट। अब चार्ज कैसा कर रहा है, घट रहा है। अगर चार्ज घट रहा है तो इसका जो कर्व होगा वो कुछ ऐसे करके बनेगा, ठीक है। ऐसे करके कुछ कर्व बनेगा, ठीक है। अच्छे से बना देते हैं इसको, ये कर्व ऐसे करके ऐसे कुछ बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो हमारा इक्वेशन आया है, इसमें एक प्रॉब्लम है क्या, कि इसके पावर में, ई के पावर में क्या है, यूनिट है कुछ। ये सेकंड हो गया, सी किस में हो गया, कैपेसिटेंस का यूनिट होगा फराड, आर किस में होगा, ओम्स में होगा। यानी कि ई के पावर में कभी भी यूनिट नहीं आते। ई स्क्वायर आएगा, e⁻³ e⁻⁴ आएगा, लेकिन ई का पावर 2 kg या ई का पावर 3 मीटर, ऐसे पावर में यूनिट तो होते नहीं है। तो हम पावर से यूनिट निकाल देंगे। पावर से यूनिट कैसे निकालेंगे, तो हम मान लेंगे कि सी आर जो है उसको एक कांस्टेंट मान लेंगे, जिसको हम बोल देंगे टाउ को बोल देंगे टाइम कांस्टेंट। अगर टाइम कांस्टेंट टाउ लगा दिया, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, सेकंड, तो सेकंड से सेकंड कैंसिल, यानी यूनिटलेस हो जाएगा। आई होप बात समझ में आ रही है। तो ये इक्वेशन को यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, q इज इक्वल्स टू, ये वाले इक्वेशन को, q इज इक्वल्स टू क्यू नॉट e का पावर माइनस टी बाय टाउ। अब ये जो टाउ है, टाइम कांस्टेंट, वो क्या बताना चाहता है वो समझ लेते हैं। तो उसके लिए हम टाउ का वैल्यू t के बराबर ले लेंगे और इसमें रख देंगे, तो q इज इक्वल्स टू क्यू नॉट e का पावर माइनस टी, टाउ की जगह t रखा, ये एक t कैंसिल, सो q इज इक्वल्स टू क्यू नॉट e का पावर कितना आ जाएगा, -1। यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, q इज इक्वल्स टू क्यू नॉट, ये 1 अपॉन e, और 1 अपॉन e का वैल्यू कैलकुलेटर पे से हम चेक कर सकते हैं, क्यू नॉट एज इट इज लिख लिया, होता है 0.37। यानी कि टाइम कांस्टेंट टाउ क्या है, टाइम कांस्टेंट टाउ जो है वो एक ऐसा समय है, t इज इक्वल टू टाउ, वो एक ऐसा समय है जब वो समय पर जो हमारा चार्ज का वैल्यू है वो 37% जितना डिक्रीज हो जाता है उसके मैक्सिमम वैल्यू से, 37% जितना डिक्रीज होता है उसके मैक्सिमम वैल्यू से। यानी ऐसा समय जब कैपेसिटर का चार्ज 37% डिक्रीज हो जाता है,
उसके मैक्सिमम वैल्यू से, तो उसको हम बोल देंगे टाइम कांस्टेंट टाउ। सो आई होप ये डेरिवेशन क्लियर हो चुका होगा, स्क्रीनशॉट भी आपने ले लिया होगा। अब हम बात कर लेते हैं करंट की। तो हमारे पास ये वाला इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ चुका है, Q इज इक्वल टू Q नॉट ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। तो ये सेम यहाँ पे लिख लेते हैं। कौन सा इक्वेशन? चार्ज का इक्वेशन, Q इज इक्वल टू Q नॉट ई की पावर माइनस टी बाई सी आर। ठीक है, अब करंट की बात कर लेते हैं। तो करंट I इज इक्वल टू हमने क्या बोला था, dq बाई dt। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाना जरूरी है। क्यों? समय के साथ चार्ज जो है डिक्रीज हो रहा है, इसलिए हम dq माइनस साइन लगा रहे हैं। अच्छा, इस पे से हम करंट ढूंढेंगे, I इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ d बाई dt ऑफ Q का वैल्यू अभी हमने ढूंढा था, कौन सा था, Q नॉट ई की पावर माइनस टी बाई सी आर या आर सी कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो I इज इक्वल टू माइनस Q नॉट कॉन्स्टेंट है, डिफ्रेंशिएशन के बाहर निकालो, d बाई डी टी ऑफ ई का पावर माइनस टी बाई सी आर। I इज इक्वल्स टू Q नॉट एज इट इज रखेंगे। ये e रेस टू x का क्या होगा डिफरेंशिएशन, e रेस टू x का डिफरेंशिएशन होगा e रेस टू x, सिंपल सा e रेस टू x का डिफरेंशिएशन e रेस टू x लिख लिया, और बाद में जिसको हम x मान रहे हैं उसका डिफरेंशिएशन वापस से करना पड़ेगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रूल है, इंटीग्रेशन होता तो जिसको x माना है उसका डिफरेंशिएशन डिवाइड में करना रखना है, और डिफरेंशिएशन में जिसको x माना है उसका डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई में रखना है, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं d बाई डी टी ऑफ क्या है, माइनस साइन के साथ t बाई सी आर। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, सी आर कॉन्स्टेंट, तो नेगेटिव साइन भी बाहर निकाल दिया, सी आर बाहर निकाल दिया, 1 सी आर डी बाई डी टी ऑफ किसका करेंगे, टी का करेंगे, टी का विद रिस्पेक्ट टू टी 1 होएगा तो 1 सी आर। तो ये इसका आंसर हो गया किसका, डिफरेंशिएशन का, इसका डिफरेंशिएशन का। तो यही आंसर यहाँ पे लिख लेंगे -1 सी आर। ठीक है, अच्छा इसको अच्छे से लिख लेते हैं, I इज इक्वल्स टू ये हमारा माइनस साइन, ये माइनस साइन अब प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा I इज इक्वल्स टू Q नॉट डिवाइड में क्या है सी आर, और साथ में क्या है e का पावर माइनस टी बाई सी आर। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ लेते हैं। अब I इज इक्वल्स टू क्या लिख पाएंगे, हमने पता करा था कैपेसिटेंस का डेफिनेशन बेसिक्स वीडियो में, कौन सा था, कैपेसिटेंस यानी क्या, कितना चार्ज स्टोर कर रहा है पर यूनिट पोटेंशियल। उस पे से अगर हम Q का वैल्यू लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, Q का वैल्यू हो जाएगा CV। अगर हमें Q नॉट का वैल्यू चाहिए तो Q नॉट का वैल्यू लिख लेंगे CV नॉट, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे Q नॉट का वैल्यू क्या, CV नॉट डिवाइडेड बाई C और R e रेस टू माइनस टी बाई सी आर। यहाँ से I इज इक्वल टू C से C कैंसिल, V नॉट बाई R आ जाएगा, e की पावर माइनस टी बाई सी आर। ठीक है, अब V बाई R क्या होगा, ओम्स लॉ लगाएंगे, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, सो यहाँ पे I इज इक्वल टू V बाई R, अगर V नॉट है तो ये I नॉट आ जाएगा, यानी V नॉट बाई R क्या आ जाएगा हमारा, V नॉट बाई R I नॉट आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, सो I इज इक्वल टू क्या आ गया, आई नॉट और e की पावर में माइनस टी बाई सी आर। तो करंट का वैल्यू इस तरीके से कम होता जाएगा। ठीक है, यानी डिक्रीज करेगा करंट का वैल्यू। यहाँ पे भी हम t बराबर इनफाइनाइट रख के चेक कर सकते हैं, t बराबर इनफाइनाइट रखेंगे तो क्या होगा, इनफाइनाइट टाइम पे करंट का वैल्यू यहाँ पे 0 आ जाएगा, यानी करंट डिक्रीज कर रहा है। अब ये करंट डिक्रीज कर रहा है, इसका ग्राफ अगर हम बनाएंगे यहाँ पे करंट वर्सेस टाइम का, और ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा मैक्सिमम करंट I नॉट। तो करंट डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, यानी ऐसे करके ऐसे ग्राफ हम बना देंगे। ठीक है, वापस से यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आया है, ये हमारा जो E का पावर है उसमें कुछ यूनिट है यानी C का यूनिट, R का यूनिट, T का यूनिट। तो हमें यूनिट लेस बनाना है, यूनिट लेस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, टाइम कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी कि हम बोल देंगे CR का वैल्यू किसके बराबर है, कोई टॉर्क टाउ टाइम कांस्टेंट के बराबर है, टाइम कांस्टेंट का यूनिट क्या है, सेकंड है सपोज। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे करेंगे, I इज इक्वल टू आई नॉट ई का पावर माइनस टी, सी आर की जगह क्या लिख लिया, टाउ लिख लिया। अब ये टाइम कांस्टेंट क्या है वो समझने के लिए हम क्या करेंगे,
टाउ को टी के बराबर लिख लेंगे, तब जाके समझ में आएगा टाइम कांस्टेंट क्या है। देख लेते हैं, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट, फिर ये हमारा ई की पावर माइनस टी बाई टाउ की जगह क्या रखना है, टी, तो यहाँ पे आ जाएगा आई इज इक्वल्स टू आई नॉट ई की पावर माइनस वन, सो आई इज इक्वल्स टू आई नॉट, ये हो जाएगा 1/e, और 1/e का वैल्यू हमें पता है, आई नॉट तो लिख लो, 1/e का वैल्यू होता है 0.37। तो टाइम कांस्टेंट यानी क्या, टाइम कांस्टेंट यानी ऐसा एक टाइम, वो टाइम पे करंट का जो वैल्यू है वो 37% जितना रिड्यूस हो जाए उसके मैक्सिमम वैल्यू से, यानी वो टाइम जिसमें करंट का वैल्यू डिक्रीज होके 37 हो जाए। 100% फ्लो होता था और एक टाइम पे उसका वैल्यू रिड्यूस होके 37% हो गया उसके मैक्सिमम वैल्यू से। तो आई होप ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, यानी आई भी डिक्रीज होता है। अब फाइनली बात कर लेते हैं v की, तो ये वाला वापस से इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, q इज इक्वल टू क्या था, q नॉट ई रेस टू माइनस टी बाई आर सी, ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट था। अब v की बात करेंगे तो v कैसे हम ढूंढेंगे, अभी हमने देखा था डेफिनेशन, कैपेसिटेंस यानी क्या, कितना चार्ज स्टोर कर रहा है पर यूनिट पोटेंशियल, तो v क्या हो जाएगा हमारा, v हो जाएगा q बाई c, तो यहाँ पे लिख लेंगे v इज इक्वल्स टू q बाई c, सो v इज इक्वल्स टू q का वैल्यू ये रहा, लिख लेंगे q का वैल्यू q नॉट e की पावर माइनस टी बाई आर सी या सी आर, जो लिखना है लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, v इज इक्वल्स टू Q नॉट का जो वैल्यू है, Q नॉट क्या होगा यहाँ पे, Q इज इक्वल्स टू सी वी, ठीक है, Q इज इक्वल्स टू सी वी, यहाँ पे Q नॉट है तो Q नॉट इज इक्वल्स टू सी वी नॉट है, तो यहाँ पे लिख लेंगे Q नॉट का वैल्यू और डिवाइडेड बाय क्या है, ये Q का वैल्यू हमने रख दिया, डिवाइडेड बाय C लिखना भूल गए, ठीक है, तो Q नॉट का वैल्यू क्या कर देंगे, सी वी नॉट ई रेस टू माइनस टी बाय आर सी डिवाइडेड बाय C, सो V इज इक्वल्स टू C से C कैंसिल, V इज इक्वल्स टू वी नॉट ई की पावर माइनस टी बाय आर सी, तो ये क्या हो गया हमारा, वोल्टेज जो पोटेंशियल है वो भी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। कैसे चेक करेंगे, t बराबर इनफाइनाइट रखेंगे यहाँ पे, और t बराबर इनफाइनाइट यानी समय बीत जाने पर, अनंत समय बीत जाने पर इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0, वो भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है तो वापस ऐसा ही ग्राफ बनने वाला है, ये हो गया हमारा पोटेंशियल, ये हो गया हमारा टाइम, ये हो गया हमारा मैक्सिमम पोटेंशियल वी नॉट या वी एम की लाइन, पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, तो ऐसे करके हम कुछ ग्राफ बना देंगे और वापस से क्या डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, टाइम कांस्टेंट, तो टाइम कांस्टेंट टाउ ऐसा एक समय है जिसपे क्या होगा वो देख लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको यूनिटलेस बनाएंगे। यूनिटलेस कैसे बनाएंगे, आर सी को हम क्या मान लेंगे, टाइम कांस्टेंट जिसका यूनिट सेकंड, तो यहाँ पे रख देंगे v इज इक्वल टू वी नॉट ई का पावर माइनस टी बाय टाउ, तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा यानी यूनिट निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब टाइम कांस्टेंट पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, टाउ का वैल्यू t के बराबर रखेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू वी नॉट ई का पावर माइनस टी बाई टाउ की जगह t, सो v इज इक्वल टू वी नॉट ई का पावर माइनस वन, सो v इज इक्वल टू वी नॉट ई का पावर माइनस वन हो जाएगा 1/e, सो v इज इक्वल टू 1/e का वैल्यू होता है 0.37, साथ में v नॉट, यानी टाइम कांस्टेंट यानी क्या, ऐसा टाइम कि जब जो पोटेंशियल है कैपेसिटर की दो प्लेट का वो 37% जितना रिड्यूस हो जाए उसके मैक्सिमम वैल्यू से, यानी वो समय जब पोटेंशियल डिफरेंस दो प्लेट के बीच का कितना रिड्यूस हो जाएगा, 37% रिड्यूस हो जाएगा उसके मैक्सिमम वैल्यू से, जिसको टाइम कांस्टेंट बोल देंगे। तो आई होप ये जो टाइम डोमेन एनालिसिस था, जो डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, वो अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड वर्क हार्ड, थैंक यू वेरी मच।